ये जो विशेषता है हमारे ये गुप्त करालपुरा स्थल की है। अब दूसरे स्थल की बात कर लेते हैं जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वो है हमारा बुर्ज होम। बुर्ज होम की बात करें तो बुर्ज होम का अगर शाब्दिक अर्थ लगाया जाता है तो बुर्ज की गुफा के संदर्भ में लगाया है। जैसे कि गुप्त कराल का कुम्हार की गुफा में, वैसे बुर्ज होम का जो संदर्भ या अर्थ लगाया जाता है वो बुर्ज का वृक्ष या बुर्ज के पेड़ के संदर्भ में लगाया जाता है। तो ये हो गया हमारे इसके शब्द की बात। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सर्वप्रथम काम किसने किया और क्या क्या एविडेंस मिले। तो यहाँ पे सर्वप्रथम जो काम किए हैं वो 1935 में डी टेरा और पीटरसन महोदय ने किया है। बुर्ज होम में किसने काम किया, तो बुर्ज होम में डी टेरा और पीटरसन महोदय ने 1935 में काम किया। इसके बाद एक अन्य विद्वान इस पे काम किए हैं जिनका नाम है टी.एन. खजांची। टी.एन. खजांची महोदय ने कब किया, तो टी.एन. खजांची महोदय ने 1953 से लेकर 1964 तक इस पे काम किया उत्खनन का। अब साक्ष्य देख लेते हैं तो यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण साक्ष्य पाया जाता है बुर्ज होम में वो है मालिक के साथ कुत्ता। यहाँ पे जो एक सावधान या अंत्येष्टि पाया गया है वहां पे एक मालिक दफनाया गया है, उसका अंतिम संस्कार किया गया है, उसके साथ ही उसके कुत्ते को दफनाया गया है। तो विद्वानों का मानना है कि ये कुत्ता और इस मालिक में या फिर प्रेम संबंध ज्यादा होंगी, कोई भी रीजन रहा होगा। यहाँ पे पशुओं को ज्यादा वैल्यू दी जाती होगी या फिर पशुओं से ज्यादा लगाव होगा, कोई रीजन हो सकता है। या फिर सुरक्षा की दृष्टि से लौकिक परलौकिक चीजों में मानव सोच रखता होगा, कोई भी रीजन होगा जिस कारण यहाँ पे मानव मालिक के साथ कुत्ता दफनाया है। तो मालिक के साथ कुत्ता दफनाने की साक्ष्य बुर्ज होम से और मेहरगढ़ से बच्चे के साथ बकरी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हो गए, ये अद्भुत विशेषता पाई जाती है कि यहाँ पे मालिक के साथ कुत्ता बुर्ज होम में दफनाया गया। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके अलावा यहाँ से अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य है कि लाल गेरुए लेपित समाधान मिला है। बुर्ज होम में एक समाधान मिला है जो लाल रंग से या गेरुआ रंग कह सकते हैं, उससे उस पे एक परत चढ़ाई गई है या फिर लेपा गया है कह सकते हैं। तो लाल या गेरुए रंग से लेपित जो समाधान पाया गया है, ये विशेषता कहाँ की है, तो ये बुर्ज होम की विशेषता है। इसके अलावा यहाँ गर्तावास पाए गए हैं। गर्तावास की हम लोग बात कर चुके हैं कि गर्तावास इस टाइप से जमीन के अंदर बनते हैं। इसके अलावा यहाँ तांबे के 3 गदा शीर्ष पाए गए हैं। 3 गदा शीर्ष मानो हो सकता है आभूषण के रूप में यूज करता हो या फिर मानो इसको शिकार के रूप में या फिर उपकरण निर्माण के या उपकरण के रूप में उपयोग करता होगा। तो तांबे के 3 गदा शीर्ष मिले हैं और गर्तावास मिले हैं। इसके अलावा जो गर्तावास पाए जाते हैं वो आयताकार, अंडाकार भी पाए जाते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो उत्तर भारत में नौपाषाण में किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो उसमें अंडाकार दे देते हैं, गोलाकार दे देते हैं और वर्गाकार दे देते हैं, आयताकार दे देते हैं। उसमें जो नहीं पाए गए हैं तो वो कहा जाता है कि गोलाकार नहीं पाए गए हैं। तो यहाँ पे गर्तावास और तांबे के 3 गदा शीर्ष पाए गए हैं। अगला एविडेंस देख लेते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस है वो है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर जो शब्द है ये फसल काटने के संदर्भ में आया है कि पूछा जाता है फसल काटने के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, हार्वेस्टर के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो नवपाषाण काल का स्थल है जिसका नाम है बुर्ज होम, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले हार्वेस्टर या फसल काटने के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे मुर्गा पालन के साक्ष्य मिले हैं। मुर्गा पालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो बुर्ज होम में मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्वतंत्र समाधान पद्धति पाई जाती है। ये कैसे पाई जाती है कि यहाँ पे देखते हैं कि पशुओं को स्वतंत्र रूप से दफनाया गया है, कि पशुओं को जैसे कि मानव को अस्तित्व दिया जाता है उनका अंतिम संस्कार करने का, वैसे स्वतंत्र रूप से उनका भी पशुओं का भी समाधान या अंतिम संस्कार होता था। तो स्वतंत्र समाधान का जो परंपरा पाया गया, साक्ष्य पाया गया है, वो हमारे बुर्ज होम पुरा स्थल से पाया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि यहाँ पे शैल चिकित्सा की बात पाया गई है कि बुर्ज होम पहला स्तर है नवपाषाण काल का। ये स्थल हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमको पूछा जाए कि प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं शैल चिकित्सा के, तो हड़प्पा सभ्यता में तो मिलते हैं, लेकिन उससे पहले हमको नवपाषाण काल में बुर्ज होम में देखने को मिले। वो कैसे कि ऐसे एक मानव मस्तिष्क मिला है। मानव मस्तिष्क मिला है
उस पे मानो कुछ मेडिकल फील्ड में जो काम किए जाते हैं प्रैक्टिस रूप में, वो कार्य उस मानव मस्तिष्क या कपाल पे किया गया है। इस आधार पे मानव व्यक्त करते हैं विचार कि जो शैल चिकित्सा का एविडेंस है सर्वप्रथम सबसे पहले वो बुर्ज-होम में पाया गया है, और ये मानव की खोपड़ी पे काम किया गया है प्रैक्टिस रूम में, जो मेडिकल के फील्ड में किया जाता है। शैल चिकित्सा के अलावा यहाँ पे 5 कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला। हम लोग वहाँ पे देखा है कि स्वतंत्र रूप से यहाँ पे पशुओं का समाधान हो रहा है, तो यहाँ पे 5 कुत्तों को स्वतंत्र रूप में दफनाया गया, उनके साथ कुछ सामग्री रखी गई। वो कौन सी सामग्री है? यहाँ पे मृग सुरंग के साथ दफनाया गया। मृग सुरंग के कुछ उपकरण और साक्ष्य आभूषण कह सकते हैं। उन कुत्तों को 5 कुत्तों को मृग सुरंग के साथ दफनाया गया है। तो ये उसकी विशेषता हो जाएगी कि सोचो 5-5 कुत्ते दफनाए जा रहे हैं, ये पूरा स्थल ऐसा है, मालिक के साथ कुत्ते। तो यहाँ पे देखने को बुर्ज-होम में देखने को मिल रहा है कि कुत्तों का कुछ विशेष महत्व दिया जा रहा है। तो ये हो गए। इसके अलावा यहाँ पे विकसित अस्थि उद्योग पाया जाता है। विकसित अस्थि उद्योग का क्या मतलब है कि जो हड्डियां होती थी, हड्डियों का औजार हमारे इस बुर्ज-होम पूरा स्थल पे निर्माण किया जाता था बड़े पैमाने पे। तो बड़े पैमाने पे जो अस्थियों का हड्डियों का उपकरण निर्माण केंद्र के रूप में जाना जाता था उतनी टाइम, वो बुर्ज-होम जाना जाता था। वहाँ पे अस्थियों का उपकरण का निर्माण किया जाता था, फिर अन्य क्षेत्रों में उसको सप्लाई किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पे एक सामूहिक आवास मिला है। सामूहिक आवास की कैसे जानकारी हुई है? तो सामूहिक आवास में 35 गर्त स्तंभ मिले हैं। गर्त स्तंभ का क्या मतलब है? गर्त स्तंभ जो जैसे कि गर्त स्तंभ ऐसे कह सकते हैं, ये समतल भूमि है, मानो इधर एक स्तंभ गाड़ता है, इधर खोद के मिट्टी के अंदर गाड़ता है, इधर गाड़ता है, इधर गाड़ता है, इसके ऊपर मानो इस पे छत बनाता है, टाट पट्टी डालता है। क्या डालता है वो उतनी टाइम की बातें हैं। तो मानो उतनी टाइम मिट्टी और घास फूस का प्रयोग करता था। तो ये इनको जो कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है स्तंभ या गर्त स्तंभ कह सकते हैं, क्योंकि गर्त मतलब मिट्टी के अंदर गाड़ा जाता है स्तंभ। तो इन्हीं स्तंभों के ये जो एविडेंस है ऐसे 4 है, ऐसे 45 मिले हैं। तो उनसे विद्वान मत व्यक्त किए हैं कि यहाँ पे जो आवास या घर बना था वो सामूहिक आवास था, कोई सिंगल व्यक्ति या फिर सिंगल फैमिली नहीं रहती थी, वहाँ सामूहिक रूप से मानव निवास करता था। जैसे कि गुप्तकाल की बात करें तो गुप्तकाल में सामूहिक रूप से चूल्हे पाए जाते हैं, और वैसे ही सामूहिक रूप से बुर्ज-होम में आवास पाए जाते हैं। तो ये बात होगी हमारे उत्तर भारत के पूरा स्थल के। अब हम बात कर लेते हैं अन्य पूरा स्थल की। अब नवपाषाणकालीन अन्य प्रमुख और छोटे स्थल देख लेते हैं। तो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नवपाषाणकालीन स्थल पड़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश हमारा भारत में इस वाली एरिया में पड़ता है। ये हमारा जो पड़ता है ये उत्तर प्रदेश पड़ता है। यहाँ पे नवपाषाणकालीन कौन कौन से स्थल पाए जाते हैं वो देख लेते हैं प्रमुख रूप से। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल पाया जाता है वो पाया जाता है, पहला कोल्डिवा पाया जाता है, दूसरा महगड़ा पाया जाता है। ये जो स्थल पाए जाते हैं वो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा चौपानी मांडव पाया जाता है और सौगौड़ा पाया जाता है। चौपानी मांडव हम लोग मध्य पाषाण काल में भी पढ़े थे। यहाँ पे नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल दोनों एविडेंस मिलते हैं चौपानी मांडव में। तो पहले हम कोल्डिवा की विशेषताएं देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन काम किया और क्या क्या विशेषताएं हैं। कोल्डिहा की बात करें तो कोल्डिहा पे जो काम किए हैं वो किए हैं बीबी मिश्रा प्लस रंजीत सिंह ने किया है। कब किया है? तो बीबी मिश्रा महोदय ने जो काम किया है कोल्डिहा पे वो किया है 1964 ईस्वी में, और रंजीत सिंह ने जो काम किया है वो किया है 1972 ईस्वी में काम किया है कोल्डिहा पे। इसके अलावा जो कोल्डिहा पूरा स्थल है यहाँ पे 3 कालों के एविडेंस पाए जाते हैं। वो कौन कौन से काल हैं? पहला तो यहाँ पे नवपाषाण काल के भी एविडेंस पाए जाते हैं, और ताम्रपाषाण काल के एविडेंस पाए जाते हैं, और लोहा काल के कल्चर पाया जाता है। यहाँ कोल्डिहा पूरा स्थल पे 3 संस्कृतियों के पूरा स्थल पाए जाते हैं। नवपाषाण काल के भी पाए जाते हैं, ताम्रपाषाण काल के पाए जाते हैं, और लोहा काल के पाए जाते हैं। ये 3 कल्चर कोल्डिहा पूरा स्थल पे पाए जाते हैं। इसके अलावा जो कोल्डिहा सबसे ज्यादा फेमस है वो धान के एविडेंस के लिए फेमस है। तो यहाँ पे जो धान पाए गए हैं वो धान की बालियां पाई गई, सबसे प्राचीनतम
धान के जो एविडेंस माने जाते हैं वो कोल्डिवा के ही माना जाता है। धान के साज पाए गए, यहाँ पे धान की भूसी भी पाई गई है और धान की जो बालियां होती हैं उनका भी एविडेंस हमारे कोल्डिवा पूरा स्थल पे पाया गया है। तो प्राचीनतम धान की बालियां पाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे वृत्ताकार गोलाकार एक झोपड़ी पाई गई है। उस झोपड़ी में जो मिट्टी का उपयोग किया गया है, उस मिट्टी में धान की भूसी का प्रयोग किया गया है। धान की भूसी का जो प्रयोग किया जाता था वो मिट्टी को एक प्रकार से मजबूत बनाने के लिए किया जाता था। तो धान की भूसी से निर्मित वृत्ताकार जो झोपड़ी का एविडेंस मिला है वो हमारे कोल्डिवा पूरा स्थल से मिला है। इसके अलावा यहाँ पे डोरी छापित मृदभान मिला। इसका संदर्भ क्या है कि डोरी है जिसको मृदभान के चारों तरफ उसको लपेट के रखा गया है। किस उद्देश्य से रखा था? मानो डिजाइन बनाने के उद्देश्य से रखा था या फिर उसको सुरक्षित रखने के उद्देश्य से रखता है। कोई भी उद्देश्य का हो सकता है। कोल्डिवा में जो ये डोरी छापित मृदभान मिले हैं, जैसे कि आज जो मृदभान में घड़ा होता है उसके पीछे हम टाट पट्टी या फिर जूट का जो टाट पट्टी होता है उसको बांधते हैं, लेकिन तब का मानो जो घड़ा है उसका मृदभान है उसमें डोरी छापित मृदभान है, डोरी का उस पर छाप मिला है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि ओरैजा सतैवा। ओरैजा सतैवा क्या है? तो ओरैजा सतैवा एक ये धान की किस्म है, मतलब जो कोल्डिवा में धान पाया जा रहा है उसका एक किस्म है, विशेष प्रकार का एक धान है। धान में भी वैरायटी है कि इस वैरायटी का धान कोल्डिवा में पाया जाता है। तो जो ये ओरैजा सतैवा है ये धान की एक वैरायटी है। इसके अलावा जो दूसरा पूरा स्थल है यूपी में नवपाषाण काल का वो है महागढ़ा। महागढ़ा पूरा स्थल, मेहरगढ़ और महागढ़ा एक ही जैसे हैं, लेकिन मेहरगढ़ अलग है जो पाकिस्तान में पड़ता है और महागढ़ा अलग है जो यूपी में पड़ता है, भारत में पड़ता है। यहाँ पे जो एविडेंस के रूप में मिला है वो है सबसे प्राचीन पशुवाड़ा का साक्ष्य मिला है। पशुवाड़ा मतलब जो छुट्टा पशु होते हैं उनको वहाँ पे रखा जाता है। इसके सबसे प्राचीन और पहला एविडेंस कहाँ से मिला है? तो महागढ़ा पूरा स्थल से मिला है। जैसे भैंसा पालन के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला था, वैसे पशुवाड़ा का साक्ष्य जो मिला है वो महागढ़ा से मिला है। इसके अलावा गौशाला का साक्ष्य मिला है। ये गौशाला मिला है जिसमें विशेषकर गाय ही पाली जाती थी और उस गौशाला में 3 तरह प्रवेश द्वार के भी साक्ष्य मिले हैं। तो जैसे कि आप वर्तमान में भी देखते हैं कि गौशाला के साक्ष्य मिलते हैं, वैसे महागढ़ा पूरा स्थल है नवपाषाण काल का, वहाँ भी हमें गौशाला के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से जैसे कि कोल्डिवा से धान की बालियां मिली हैं, वैसे महागढ़ा पूरा स्थल से भी धान की बालियां मिली हैं। यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण और एविडेंस है, यहाँ पे जो महागढ़ा में नवपाषाण काल के घर बनाए गए हैं वो रिंग शेप में बनाए गए, वृत्ताकार शेप में बनाए गए। जैसे कि प्रेजेंट टाइम के जो घर बनते हैं वो सीधे बनते हैं। जैसे ये रोड हो गई, घर जो बनेंगे वो ऐसे ऐसे बनेंगे, ऐसे ऐसे बनेंगे, ऐसे ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। सभी का दरवाजा होगा रोड की तरफ होगा। लेकिन जो महागढ़ा के आवास पाए गए हैं तो वो सर्किलाकार पाए गए। जैसे कि ये हो गया, ये है वृत्ताकार रिंगकार। इस गोले के बीच में लोगों का घर जो पाया जा रहा है वो ऐसे ऐसे करके पाया जा रहा है, ऐसे ऐसे। ये क्या उद्देश्य रहा होगा मानव का? हो सकता है ये सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया होगा, क्या उद्देश्य रहा होगा ये नहीं पता है। लेकिन जो यहाँ के एविडेंस पाए गए ये एक अद्भुत विशेषता है कि सब कहीं घर वृत्ताकार ऐताकार पाए जा रहे हैं आकार में, लेकिन महागढ़ा के जो आवास पाए जा रहे हैं वो वृत्ताकार पाए जा रहे हैं, रिंग शेप में पाए जा रहे हैं या फिर बड़े शेप में कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे महागढ़ा में चिड़ियों की हड्डियां पाई गई हैं। नवपाषाण काल के इतने सारे पूरा स्थल पड़े हैं, कहीं पे भी हमें चिड़ियों के एविडेंस नहीं मिले, लेकिन महागढ़ा पूरा स्थल है जहाँ पे चिड़ियों की हड्डियों के भी एविडेंस मिले हैं। तो ये हो गए हमारे महागढ़ा पूरा स्थल के एविडेंस। अब बात कर लेते हैं चौपानी मांडो की। चौपानी मांडो हमारा तीसरा स्थल है। चौपानी मांडो ये मध्यपाषाण काल का स्थल है। यहाँ से प्राचीनतम मृदभांड पाए गए थे और मध्यवर्ती आकार की झोपड़ियाँ पाई गई थी। यहाँ पे चाक निर्मित बर्तन पाए जाते हैं, सामूहिक चूल्हे पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पूरा स्थल है सहोगरा। सहोगरा स्थल, सहोगरा ताम्रपत्र अभिलेख भी मिलता है 6ठी शताब्दी ईसा के बाद 300 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य काल का। सोचो तब पूरा स्थल ये विद्यमान था नवपाषाण काल में 8-10 हजार ईसा पूर्व पहले। और जो सहोगरा ताम्रपत्र मिलता है वो 320
इसी के आसपास मौर्य काल का माना जाता है। तो साहगरा जो पूरा स्थल है ये भी नौपाषाण का स्थल माना जाता है। ये हो गए हमारे स्थल यूपी के। अब बात कर लेते हैं, ये राज्य हमारा पड़ता है उड़ीसा। ये जो राज्य यहाँ हमारा पड़ता है ये उड़ीसा पड़ता है। उड़ीसा में एक पूरा स्थल पड़ता है जिसका नाम है कुचाई। ये कुचाई जो एक पूरा स्थल है ये नौपाषाण काल का पहला उत्खनित स्थल है। अगर पूछा जाए नौपाषाण काल का पहला उत्खनित स्थल कौन सा है तो कुचाई है। कुचाई कहाँ है तो कुचाई उड़ीसा में पड़ता है। ये हो गया उड़ीसा राज्य का स्थल। अब देख लेते हैं बिहार राज्य का। ये बिहार राज्य हमारा कुछ यहाँ पड़ता है। ये जो राज्य हमारा पाया जाता है ये बिहार राज्य पाया जाता है। ये हमारा यूपी पाया जाता है। बिहार राज्य में कौन कौन से नौपाषाण कालीन पूरा स्थल पाए जाते हैं बात कर लेते हैं। तो बिहार में जो पूरा स्थल पाए जाते हैं, पहला ये चिरान पाया जाता है, दूसरा सेनुआर पाया जाता है, तीसरा ताराडीह पाया जाता है। ये प्रमुख स्थल है नौपाषाण काल के जो बिहार में पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं इसमें से चिरान में सबसे ज्यादा एविडेंस मिलते हैं, ये पूरा स्थल मिलते हैं, यहाँ पे एविडेंस कम मिलते हैं। हम एविडेंस पढ़ेंगे चिरान, क्योंकि चिरान नौपाषाण काल का एक प्रमुख स्थल हो जाता है। चिरान में भारी संख्या में हिरण के हड्डी के उपकरण मिले हैं। चिरान जो फेमस है वो अपनी हड्डी के उपकरण के लिए ही इतिहास में फेमस है कि सबसे ज्यादा जो हिरण के हड्डी पे उपकरण बनाए गए हैं वो चिरानपुरा स्थल पे ही बनाए गए हैं। तो ये इतिहास में इसीलिए ज्यादातर फेमस है कि यहाँ पे हिरण की हड्डियों पे व्यापक उपकरण पाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे अन्य देखते हैं, यहाँ पे नाग के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ चिड़ियों की मूर्तियां बनाई गई। जैसे कि महागरा की बात कर ले तो यहाँ पे चिड़ियों की हड्डियां मिली गई हैं और यहाँ पे चिड़ियों की मूर्तियां बनाई गई है। कौन सा स्थल है तो बिहार का चिरानपुरा स्थल है। अन्य बात करें तो यहाँ पे अग्निकुंड की साक्ष्य मिले हैं। तो बिहार का जो ये चिरांद है ये विशेषकर इसीलिए ही जाना जाता है कि यहाँ पे भारी संख्या में हिरण के हड्डी के उपकरण मिले हैं और यहाँ पे अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे सार्वजनिक भोजन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ मतलब जो चिरानपुरा स्थल है यहाँ पे जो चूल्हे हैं उनके एविडेंस ज़्यादा पाए गए हैं। उसमें जली हुई हड्डियाँ और एविडेंस अधजली हड्डियाँ, ज़्यादातर जली हड्डियाँ पाई गई हैं। अधजली हड्डियाँ बहुत कम संख्या में पाई गई हैं और वो सार्वजनिक चूल्हे पाए गए जहाँ से ये ज्ञात होता है कि मानो यहाँ पे कोई सार्वजनिक मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोगों का खाना इस क्षेत्र में चिराग में तैयार किया जाता होगा तो लोग आके वहाँ पे खाते होंगे या फिर अन्य क्षेत्रों में उसको सप्लाई किया जाता होगा। तो जो सार्वजनिक भोजन पकाने का साक्ष्य मिला है हमें वो चिरानपुरा स्थल से ही मिला है। इसके अलावा यहाँ पे हड्डी का लटकन मिला। हड्डी का लटकन से मतलब है कि ये एक प्रकार का आभूषण होता था जो कान या गले में मानव प्रयोग करता था। ये हो गए बिहार के स्थल। तीन प्रमुख स्थल है चिरान, सेनुआर और ताराडीह। ये जो एविडेंस मिले हैं ये सारे एविडेंस है हमारे ये चिरानपुरा स्थल के। ये सारे एविडेंस चिरानपुरा स्थल के हैं। ये बिहार की बात कर लिए हम लोग। अब बात कर लेते हैं इधर दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्रों की बात कर ले, क्योंकि दक्षिण भारत की नौपाषाण काल में अपनी एक विशेषताएं है कि दक्षिण भारत में ही सर्वप्रथम राख के टीले मिलते हैं। क्योंकि नौपाषाण काल में मानव व्यापक रूप में आग का प्रयोग करने लगता है। आग का प्रयोग व्यापक रूप में कैसे कि वो हर क्षेत्र में अपने आग का प्रयोग करने लगता है। तो अगर कर्नाटक क्षेत्र की बात करें कि वहाँ कर्नाटक क्षेत्र में नौपाषाण काल की कौन कौन से स्थल पाए जाते हैं तो देख लेते हैं। तो कर्नाटक जो राज्य हमारा पड़ता है, ये जो राज्य पड़ता है हमारा कर्नाटक राज्य पड़ता है। इन क्षेत्रों में कौन कौन से पूरा स्थल पड़ते हैं देख लेते हैं। जो पहला स्थल हमारा पड़ता है वो है हमारा कुप्पगुल और उतनूर। ये दोनों अलग अलग स्थल है, कर्नाटक में ही पड़ते हैं। दूसरा वोटगल है, तीसरा बुदिहल है, चौथा टेक्कलकोटा है, पांचवा हल्लूर है, छठा संगनकल्लू है। ये जो स्थल पड़ते हैं ये हमारे कर्नाटक राज्य में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं तो ये हमारे कर्नाटक राज्य में पड़ते हैं। कौन कौन से स्थल हैं कुप्पगुल, उतनूर और वोटगल, बुदिहल, टेक्कलकोटा और हल्लूर और संगनकल्लू। ये कर्नाटक के स्थल है। कर्नाटक कहाँ पड़ता है हमारा कर्नाटक, ये राज्य पड़ता है भारत के मैप पे। अब देख लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या एविडेंस मिले हैं। तो सबसे पहले जो दक्षिण भारत में राख के टीले मिले हैं वो कौन सा स्थल है वो हमारा कुप्पगुल
स्थल है। इसके अलावा बुदिहल से भी मिले हैं। वटगल से याद रखिएगा कि वटगल से राग के टीले नहीं मिले हैं। बस दक्षिण भारत के कर्नाटक में ये स्थल है वटगल जो यहाँ से राग के टीले नहीं मिले। बाकी जितने भी दक्षिण भारत के स्थल है सब पे राग के टीले पाए जाते हैं। राग के टीले से क्या संदर्भ है कि वहाँ पे मानो पशु को पालतू बनाता था, पशु का जो गोबर होता था वो ले जाके किसी एक स्थान पे इकट्ठा करता था और किसी कारणवश उसमें आग लग गई और भारी संख्या में आग लग गई। आग लगने के बाद जो इकट्ठा करता था गोबर सड़ के गल जाता था। गल जाने के बाद किसी कारण उसमें आग लगी होगी तो फिर उसका राख बन गया होगा। वो राख वैसी की वैसी जमीन पे पड़ी रही। तो जब उत्खनन में प्राप्त हुई तो वहाँ पे बड़े बड़े राख के टीले मिले। तो इससे संभावना व्यक्त करता है मानो कि वहाँ पे बड़े पैमाने पे पशुपालन कार्य भी किया जा सकता है और किया जाता होगा। क्योंकि अगर राख के टीले मिले हैं तो राख आखिर मानो किस संदर्भ में प्रयोग करेगा। और एक और तर्क दिया जाता है कि वो हो सकता है कि ज्वालामुखी राख के कुछ एविडेंस हो इस टाइप से, लेकिन ज़्यादातर मतों में यही सर्वान मत है कि वो राख के टीले थे जो गोबर या वेस्ट चीज़ों को जला के इकट्ठा की गई थी। अगर बात करें हम पूरा स्थलों की तो यहाँ पे जो राख के टीले कुपगल और उतनूर में मिले हैं, यहाँ पे जो सबसे पहले काम किए हैं वो है राख के टीले पे टी.जी. न्यूबोल्ड। ये पूछा भी गया है कि दक्षिण भारत पे जो राख के टीले मिले हैं उन पे काम कौन किया है, तो उन पे काम किए हैं टी.जी. न्यूबोल्ड महोदय ने। और सबसे पहले जो मिला है राख के टीला वो कुपगल, उतनूर और बुदिहल, टेकलकोटा, हेलोर, सगनकल्लू और शिवपुरा अन्य स्थल हैं जहाँ से कर्नाटक के राख के टीले मिले हैं। अब एक एक स्थल देख लेते हैं अन्य एविडेंस का मिले। अगर हम बात करें वटगल की बात करें तो यहाँ की विशेषता क्या है कि यहाँ पे सुपारी के साक्ष्य मिले। सुपारी के साक्ष्य अभी तक किसी पूरा स्थल से नहीं मिले, लेकिन कर्नाटक का ये मात्र एक पूरा स्थल है जहाँ से हमें सुपारी के साक्ष्य मिल रहे हैं। सुपारी खाने का चीज रहता है जो पानवन में खाया जाता है। तो ये सुपारी के जो साक्ष्य मिले हमें कर्नाटक के वटगलपुरा स्थल से मिले। इसके अलावा वटगल सगाटी सीप का लटकन मतलब सीप का लॉकेट कह सकते हैं या आभूषण होता था, किसी रूप में मानो प्रयोग करता होगा। इसके अलावा पूरा स्थल देखते हैं वो है हमारा बुदहल। बुदहल पे क्या एविडेंस मिले हैं और बुदहल पे किसने काम किया है, तो बुदहल पे जो काम किए हैं वो के पदय महोदय ने किया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बुदहल पे किसने काम किया है उत्खनन का, तो के पदय महोदय ने किया है। इसके अलावा यहाँ पे एविडेंस के रूप में सामूहिक भोजन उत्सव मिला है। मतलब एक गोला आकार शेप में एक खाना बनाने का एविडेंस मिला है और वहाँ पे उत्सव या कोई सामूहिक समारोह मनाने के साक्ष्य मिला है। ये स्थल है हमारा बुदहल। यहाँ से सामूहिक भोजन पकाने और सामूहिक उत्सव के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे बूचर खाने का साक्ष्य मिला है। बुदहल से के पदय काम किए हैं, सामूहिक भोजन और उत्सव के साक्ष्य मिले हैं और बूचर खाना के साक्ष्य मिले हैं। अब बात करें पूरा स्थल है हमारा टेक्कलकोटा। टेक्कलकोटा की बात करें कि यहाँ पे एविडेंस के रूप में क्या मिला है, तो यहाँ पे तांबे की बनी एक आदिम कुल्हाड़ी मिली है। यह भी पूछा गया है कि तांबे की आदिम कुल्हाड़ी किस पूरा स्थल से मिली है, तो नौपाषाण कालीन स्थल है टेक्कलकोटा जो कर्नाटक में पड़ता है वहाँ से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से पत्थर का बना चकोर मकान मिला है। मतलब पत्थर का बना हुआ एक वर्गाकार मकान मिलता है, जैसे कि अन्य स्थलों पे कच्चे ईंटों का मिलता है, लेकिन यहाँ पे पत्थर का वर्गाकार आवास मिला है, मकान मिला है। इसके अलावा यहाँ पे सोने का लटकन मिला है और सोने की ही बालियां मिली। सोने का लटकन कान का आभूषण हो सकता है, गले का आभूषण हो सकता है, दोनों का हो सकता है। इसके अलावा अगला पूरा स्थल है जिसका नाम है हल्लूर। हल्लूर की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमुख विशेषता है यहाँ पे जो पाया गया है साक्ष्य में वो यहाँ पे अस्थि कलश समाधान पाया गया है। जबकि अस्थि कलश समाधान जो विशेषता है वो ताम्र प्रसार कालीन जो संस्कृति है वहाँ पे ये विशेषता पाई जाती है कि इनाम गांव वाले क्षेत्र में कलश समाधान पाया जाता है। लेकिन उससे पहले हमको कर्नाटक के हल्लूर क्षेत्र में कलश समाधान के एविडेंस हमको दिखाई पड़ते हैं जो नौपाषाण कालीन स्थल है। इसके आगे स्थल देखिए, ये है हमारा संगनकल्लू। संगनकल्लू की बात करें तो ये अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है कि यहाँ पे विशालतम
कुल्हड़ी उद्योग साक्ष्य मिलते हैं। मतलब जो नवपाषाणकालीन उपकरण था कुल्हड़ी, उसके निर्माण का केंद्र या फैक्ट्री का केंद्र के काम में जो स्थल जाना जाता था वो हमारा संगम कल्लू था। यहाँ पे विशालतम या बहुत बड़ी संख्या में यहाँ कुल्हड़ियों का निर्माण किया जाता था और अन्य क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता था। इसके अलावा ये कर्नाटक के स्थल हो गए। अब बात कर लेते हैं हम तमिलनाडु की। ये राज्य हमारा पड़ता है तमिलनाडु। ये राज्य हमारा पड़ता है तमिलनाडु। इस वाली एरिया में कुछ पूरा स्थल नवपाषाण काल के पाए जाते हैं। वो कौन कौन से स्थल हैं? वो हमारे हैं ये पयामपल्ली है, और दूसरा नागार्जुनकोंडा है, तीसरा ब्रह्मगिरी है। इन स्थलों की क्या विशेषता है कि दक्षिण भारत में या पूरे इतिहास में अब तक जो समाधान की प्रक्रिया या अंतिम संस्कार की प्रक्रिया मिली है वो घर के अंदर मिलती थी। लेकिन तमिलनाडु का ये नागार्जुनकोंडा एक ऐसा स्थल है जहाँ पे सर्वप्रथम अंत्येष्टि या समाधान की प्रक्रिया आवास क्षेत्र से बाहर की जा रही है। सब कहीं जितना भी आवास मिलेगी अभी तक वो घर के अंदर किया जाता था अंतिम संस्कार। लेकिन ये नवपाषाण काल का नागार्जुनकोंडा एक ऐसा पूरा स्थल है जहाँ पे जो समाधान किया जा रहा है वो घर में नहीं, घर के बाहर किया जा रहा है। तो नागार्जुनकोंडा पूरा स्थल की अपनी विशेषता है कि यहाँ पे जो समाधान है वो आवास क्षेत्र से सर्वप्रथम बाहर किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये पूरा स्थल है तमिलनाडु का पेयामपल्ली, और ये है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी से एविडेंस के रूप में महत्वपूर्ण जो चीज मिलती है वो है बच्चे को एक जार में दफनाया गया है। ब्रह्मगिरी नवपाषाण काल का स्थल है जहाँ पे एक बच्चे को जार में या घड़े में दफनाया गया है। तो ये तमिलनाडु के स्थल है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण पेयामपल्ली, पेयामपल्ली के बाद नागार्जुनकोंडा। नागार्जुनकोंडा सबसे महत्व इसीलिए है कि सर्वप्रथम यहाँ पे आवास क्षेत्र से बाहर अंतिम संस्कार किए जाने का एविडेंस मिलता है। अब बात कर लेते हैं पूर्वी भारत में असम वाले हिस्सों के कुछ एविडेंस क्या क्या मिले हैं क्षेत्रों में। अब हम बात करते हैं असम के पूरा स्थल की। तो असम जो राज्य पड़ता है हमारा, इस वाली एरिया में जो पड़ता है हमारा, ये असम राज्य पड़ता है। यहाँ पे जो नवपाषाण कालीन स्थल पाए जाते हैं देख लेते हैं। विशेषकर इसके ये पूर्वी वाले हिस्से में, असम के पूर्वी हिस्सों में जो पूरा स्थल मिलते हैं वो पहला है हमारा दवाजली हैंडिंग, दवाजली हैंडिंग। दूसरा है हमारा सारूतारू। तीसरा पूरा स्थल है मरकडोला। ये 3 स्थल हैं पूरा स्थल जो नवपाषाण काल के पूर्वी असम में पाए जाते हैं। पहला दवाजली हैंडिंग, दूसरा सारूतारू और तीसरा मरकडोला। ये स्थल हैं नवपाषाण काल के पूर्वी असम। ये पूरा हुआ हमारा नवपाषाण काल का पूरा टॉपिक। उम्मीद है आपको हमारी क्लास से काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी आज के लिए जय हिंद।